पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? चलो बताओ भाई, कौन सा है इसमें से जो सतह पर आने से रोकता है? पहला स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो कौन सा है इसमें? तो इसमें स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बताते चले जाओ कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देखो सबसे नीचे वाला, ऐसे अगर एक लेयर मान ले तो सबसे नीचे होता है कौन सा? ट्रोपोस्फीयर। इसके बाद कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद कौन सा होता है? मेसोस्फीयर। इसके बाद कौन सा होता है? आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है एक्सोस्फीयर। और देखो जितनी भी मौसम की घटनाएं घटती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में घटती हैं। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर ओजोन गैस पाई जाती है यानी स्ट्रेटोस्फीयर में यानी सप्ताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। और इसी वजह ओजोन ही क्या करती है? प्रकाश की जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देती है या फिर ये एब्जॉर्ब करके ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। मेसोस्फीयर सबसे ठंडा मंडल होता है। देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एरोप्लेन कहां उड़ाया जाता है? तो एरोप्लेन यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में उड़ाया जाता है। सबसे ठंडा स्तर कौन सा है? मेसोस्फीयर। और मेटियोराटिक घटनाएं ये कहां पर घटती हैं? तो ये भी मेसोस्फीयर में घटती है। और आयनोस्फीयर किसके लिए माना जाता है? कम्युनिकेशन के लिए माना जाता है। कम्युनिकेशन के लिए ये हेल्पफुल होता है। और एक्सोस्फीयर सबसे बाहर, और एक्सोस्फीयर में ही ऑरोरा पाया जाता है। ऑरोरा एक हरे रंग की किरण होती है जो पृथ्वी से दिखाई पड़ती है, हरे रंग का पूरा दिखाई पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑरोरा। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा दिखता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोरियोलिस बोलते हैं। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा देखा उसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। खाद्य और पोषण मंडल, फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन है? यह क्वेश्चन आपको बताना है कि खाद्य और पोषण मंडल या फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो ग्रामीण, कृषि, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बताओ भाई, अब तो ये तो बता ले जाओगे। देख रहा हूं कमेंट नहीं आ रहा है भाई, कमेंट करते रहो ताकि पता चले कि आप लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें मानव संसाधन मंत्रालय सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। चलो नेक्स्ट देखो, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की लंबी सीधी रेखा देखी होगी, वृक्षों की इस रेखा का लाभ क्या है? बताओ भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपने देखा है कि लंबी वृक्षों की सीधी रेखा बनाई जाती है और उसका लाभ क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका लाभ किसके लिए होता है? मृदा अपर्दन, खेती के लिए, उत्पादन में, या उपरोक्त सभी में? बताइए किसके लिए उपयोगी होता है? ये होता है आपके मृदा अपरदन को रोकने के लिए। जो मिट्टी की कटाव होती है ना उसको रोकने के लिए एक लाइन से वृक्ष बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी बह के न जा सके, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आवाज आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल? खनिज तथा वन्य जीव, पेट्रोलियम तथा जल, कोयला तथा मृदा, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन युग्म सही बताना है, ठीक है ना। तो खनिज समाप्त हो सकता है लेकिन वन्य जीव जो है ना वो तो रहेंगे। पेट्रोलियम तथा जल, पेट्रोलियम भी समाप्त हो सकता है, जल भी हो सकता है। कोयला तथा मृदा, मृदा तो रहेगा ही, कोयला समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश ये समाप्त हो जाएगा लेकिन ये तो रहेगा ही। तो सही युगल कौन सा है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 4 का क्या सही होगा? बी। तो आप लोग बता सकते हैं अगर आपको आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सुमेलित करना है। डीएनए क्या करता है? आरएनए क्या करता है? एटीपी क्या करता है? एएसडीपी क्या करता है? बताओ भाई। तो देखो डीएनए सीधी सीधी क्या करता है? आनुवांशिक गुणों का वाहक है, सही है। आरएनए क्या है? आरएनए होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये मैसेज ले जाता है कि कौन सा प्रोटीन संश्लेषित करना है। एटीपी क्या है? ऊर्जा का ये इकाई होती है। हाँ, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज होता है। और एएनडीपी क्या है? ये ऊर्जा का उत्पादन। तो अब जरा बताओ इसमें से ए का एक, देखो ए का एक कहां पर है और बी का 3 कहां पर है? ए का एक यहां है तो यानी बी हट गया, और बी का 3 यहां 2 जगह है तो यानी ये भी हट गया। इसके बाद सी का 2 देख लो कहां पर है, तो सी का 2 डी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों।
आ रहे हैं सर जी, बिल्कुल आओ आओ। ठीक है, देखते रहो कितना इंटरेस्टिंग आज जो भी क्वेश्चंस है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप सही में लगाना चाहते हो सवाल तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन नीचे देखो, छठा, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है। देखो इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा है इसमें, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि क्या आंसर इसका सही होगा। ये मिलानकोविच, जॉर्ज सिम्पसन, टीसी चैम्बरलेन, रॉबर्ट हुक, कौन सा सही है। तो इसमें यह है मिलुटिन मिलानकोविच ने कहा था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है। तो जलवायु परिवर्तन क्यों होता है भाई, पृथ्वी पर जो मौसम होते हैं उनमें परिवर्तन क्यों होता है, ये सब आपको जानना चाहिए। मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या है, टिल्टेड है, और टिल्टेड होने के साथ साथ सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बताओ। वायु प्रदूषण से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं, यूट्रिफिकेशन, अम्ल वर्षा, स्मॉग या एस्बेस्टोसिस, बताइए। एस्बेस्टोसिस या कौन सा होगा इसमें, ये होगा यूट्रोफिकेशन। किससे संबंधित है यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन जो है ये संबंधित है आपके जल से। जल में न्यूट्रिशन की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, क्योंकि जब उसमें जल में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी तो एल्गी क्या होगी, खूब खाना खाएगी और पूरे जल को घेर लेगी, तो उसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में। और उसकी वजह से वायु जल प्रदूषित हो जाता है और उसमें रहने वाले जीवों की मृत्यु हो सकती है। बाकी सब जो है किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है, बताओ। इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पारा, लेड, इसमें से कौन सा प्रदूषक है जो ये आपका जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है इसमें शामिल नहीं है। तो भाई ये है NO2 है, इसके बाद ओजोन भी है, लेड भी है, कौन सा नहीं है इसमें, पारा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बताते रहो, ठीक है, जुड़े हैं तो पढ़ते रहिए, बताते रहिए कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे चलते हैं। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं, चलो देखो 4 ऑप्शन कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हो जरा बताओ। पहला ये अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तविक कार्बन उत्सर्जन किए गए के आधार पर संस्था, इधर आ जाओ, संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है, इसका कारोबार भी किया जा सकता है। यह पर्यावरण के अनुकूल खाना पकाने, ये तो खाना पकाने का कोई मतलब नहीं है। यह प्रौद्योगिक उन्नति के लिए लोन प्रदान करने के लिए, ये भी कोई मतलब नहीं है। यह पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकरण IMF द्वारा, ये भी नहीं है। तो कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। श्वेता हेलो, स्वागत है आपका क्लास में। चलो आगे देखो, इसमें इकोटोन का अर्थ क्या होता है, लो बताओ भाई, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना इन्वायरमेंट का। इकोटोन का अर्थ क्या होता है, सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र, उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र। इकोटोन वो है जहां दो बायोम मिलते हैं। तो क्या सही हो जाएगा बताओ भाई, क्या सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा, इकोटोन वो है जहां दो बायोम मिलते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये इकोटोन होता क्या है जरा बता देता हूं। ये देखो दो बायोम है और यहां जहां पर ये मिलते हैं बीच का एरिया, इसी को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। और यहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। और जैव विविधता ज्यादा पाए जाने की वजह से इसको एज इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यूएफओ का विस्तार क्या है, सुना होगा ना, यूएफओ आया है और इन्होंने यूएफओ देखा, ये देखा, वो देखा, दुनिया भर की इस तरह की चर्चाएं होती हैं। तो यूएफओ क्या होता है भाई, ये होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसी को लोग कहते हैं कि इसमें बैठकर एलियन आया है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, यानी अर्थ का नहीं है, वो कहीं बाहर का है, इसको क्या, या अर्थ का भी हो लेकिन लोगों की जानकारी में ना हो, ठीक। इसी को बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रतिपादित किया था, चलो बताओ, ये तो बता ही ले जाओगे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने अनुवांशिकता का नियम हिंदी में बोलते हैं भाई, अनुवांशिकता का नियम किसने बताया था, बताओ। ऑप्शन है लैमार्क, वॉटसन एंड क्रिक, ग्रेगर जॉन मेंडल
या चार्ल्स डार्विन, किसने बताया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। चलो, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट नहीं चाहिए भाई, जाओ वापस, अरे वापस जाओ यार। ओहो, ये कहां से आ गया? देखो गड़बड़ हो गया इधर, फिर से लाते हैं, है ना। आ जाओ, फिर से आ जाओ, चलो ठीक, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, हॉट स्पॉट क्या है? बताओ भाई, हॉट स्पॉट क्या है? अल्प वर्षा वाले क्षेत्र, निरंतर उच्च तापमान का क्षेत्र, बहुत अधिक जैविक विविधता वाला भौगोलिक क्षेत्र, या उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र। तो इसमें देखो, इसमें जैव विविधता तो ज्यादा होगी और साथ में ये स्थानिक भी होना चाहिए, यानी कि इंडिजिनस जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा, यानी कि जैसे भारत के अंदर अगर आ जाए कि किस क्षेत्र में हॉट स्पॉट है, तो आप क्या बताएंगे? एक है वेस्टर्न घाट और दूसरा दूसरा क्या है? नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ये केवल दो ही हॉट स्पॉट क्षेत्र है। नॉर्थ और ईस्ट हिमालय का क्षेत्र अंडमान और निकोबार तक फैला हुआ है। तो अंडमान निकोबार भी बताया कि हॉट स्पॉट है क्या, तो वो है, और वो किस क्षेत्र में आता है? वही नॉर्थ ईस्ट हिमालय वाला जो पूरा क्षेत्र है उसमें आ जाता है। बाकी यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा होनी चाहिए, और कहा कि स्थानिक जैव विविधता ज्यादा होना चाहिए, और साथ में इनके ऊपर खतरा भी होना चाहिए, तब उस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें अपने प्राकृतिक निवास से ही किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। यानी कि किसी भी जीव का अगर 12 का सी, ठीक है, किसी जीव को अगर संरक्षित करना है तो उसे उसके जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे हटाकर कहीं और संरक्षित किया जाए, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? स्कैप्ड, इन सीटू, इक सीटू या एग्जाइल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक सीटू, है ना। यानी अपने इन्वायरमेंट से हटाकर जीव में, जू है कोई चिड़ियाघर, उसमें संरक्षित किया तो क्या बोलेंगे? इक सीटू। हार्बेरियम फाइल में संरक्षित किया है तो क्या बोलेंगे? इक सीटू कहा जाएगा। और अगर बोटानिकल गार्डन में किया है तो भी इक सीटू कहा जाएगा। लेकिन उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही संरक्षित कर दीजिए तो क्या बोलेंगे? उसको इन सीटू कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सारे इन सीटू होते हैं। लेकिन यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, इक सीटू। नेक्स्ट, एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? बताओ, एम स्ट्रिप शब्द जो है समाचारों में दिखता है, क्या इसका मतलब है? तो इसका मतलब होता है बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव। तो एम स्ट्रिप जहां पर भी आ जाए समझिए कि बाघ से रिलेटेड है, क्योंकि यहां पे माना जाता है कि ये बाघ के भ्रमण करने का क्षेत्र है। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन था, फिर कहां गया? ये रहा 16। कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? बताओ, कौन सी दवा गिद्धों, कौन सी दवा से गिद्ध जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं? एस्पिरिन, डाइक्लोरोफेनेक सोडियम, फेनाक्सोडियम, क्लोरिक्विन या पेनिसिलिन। तो ये कौन सा है? याद रखिए, यहाँ पे जहां पे डाइक्लोरोफेनेक आ जाएगा वहां पे गिद्ध क्या होंगे? धीरे धीरे मर देंगे। क्या होता है ना कि ये दर्द निवारक है, गाय भैंस इनको इसको लगाया जाता था, और बाद में जब गाय भैंस मर जाती तो उनको फेंक दिया जाता था, तो वो गिद्ध उसी को खा लेते थे, और इसको खाने से गिद्ध की किडनी खराब हो जाती थी और उसकी मृत्यु हो जाती। तो इसी वजह से गिद्ध का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचन एक उन्नत किस्म है। बताओ भैया, कंचन किसकी उन्नत किस्म है? तो ये है आंवला की। कंचन किसकी उन्नत किस्म है? आंवला की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 का बी। ठीक है, 17 देखो, वेरी गुड सोमू, नाइस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, पृथ्वी दिवस ये 22 मार्च, 24 अप्रैल, 1 मई या 22 अप्रैल, कब मनाया जाता है? तो देखो भाई, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है आपका, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और उसके एक महीने बाद क्या मनाया जाता है यहाँ पे? अर्थ डे। तो ऐसे याद रखो कि जल दिवस 22 मार्च को, और जो अर्थ दिवस का अर्थ पे ही जल होगा तो वो एक महीना बाद यानी 22 अप्रैल को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार किस जिले में है? बताओ भैया,
भीमराव अंबेडकर, ये वाला तो बहुत पूछा गया, किसमें है? डी ऑप्शन, प्रतापगढ़ में है। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामसर किससे संबंधित है? लो ये भी बताओ। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा इन्वायरमेंट से, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि डाइवर्सिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो रामसर किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से है, ठीक है ना। ठीक, चलो आर्द्र भूमि संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिलान करना है, तो मिलान करो कौन किससे संबंधित है। तो अभी बताया रामसर किससे है? वेटलैंड से है, चलो हो गया। फिर क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? ग्रीन हाउस से है, ये भी चलो हो गया। मॉन्ट्रियल किससे है? ओजोन से है, ये भी हो गया। और रियो बच गया, तो किससे है? जैव विविधता से। तो एक का ए और ए का ए, बी का 3, देखो पहले ए का ए और बी, ए का ए यानी ये हो गया और बी का 3 ये हो गया। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कूट मिलाकर बड़े आराम से इसको आप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 21। चलो 22वां क्वेश्चन इधर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? बताओ, नर्मदा बचाओ किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ है? तो ये मेधा पाटेकर। देखो इसको लेकर इतना बवाल मचाया गया और बाद में ये पता चला कि जो भी वहां पे बांध बनाया गया उससे किसानों को बहुत फायदा हुआ, ठीक है ना। वहां पे कृषि को भी बहुत फायदा, लोगों को बिजली भी मिली, बहुत कुछ हुआ। तो वो अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे अलग अलग मोटिव की वजह से लोग विरोध भी करते हैं कि इन्वायरमेंट बचाना है और दुनिया भर का। जो हमारे यहाँ स्वामीनाथन जो है कृषि के जनक माने जाते हैं इंडिया में, जो उनके लिए भी मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं, तो उन्होंने भी विरोध किया था। लेकिन बाद में अभी उनका कुछ समय पहले एक आर्टिकल आया था और उसमें उन्होंने इसका सपोर्ट किया कि हाँ नहीं ये अच्छा था, इस मतलब बनाना चाहिए था, ठीक है ना। तो चलो 22 का सी हो गया। 23 देखो, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? लो बता दो भैया। ये स्टॉकहोम में 1972 में किया गया था, रट्टा मार लो। ठीक, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? बी ऑप्शन करेक्ट। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक मैनमेड पॉल्यूटेंट कहलाते हैं कौन? प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन। तो देखो जहां पर ह्यूमन लगा है यही मानव जनित हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मैनमेड पॉल्यूटेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमेलिन कहा जाता है। ठीक साथियों, चलो देखिए मैं बोर्ड से दूर इसलिए हटता हूं ताकि आप पूरा बोर्ड देख सके, क्वेश्चन अच्छे से देख सके, ठीक है। चलो, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और ट्रॉपिज्म ग्रोथ। यहां देखो पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, सूर्य की रोशनी या गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के। तो जियो लिखा हुआ है तो कई बार शब्द से ही समझ सकते हैं कि कुछ अर्थ से रिलेटेड होगा। तो अर्थ का क्या? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पौधों में वृद्धि होती है। कहां वृद्धि होती है? जड़ों में होती है ना भाई, जड़ बढ़ते हैं ना नीचे की तरफ, और वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो ये हो गया जियोट्रॉपिज्म, होता है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो ये है आपका डी ऑप्शन। 151 से 200 के बीच में हो तो इसे माना जाता है कि ये मध्यम है, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड सोमू, 24 का भी नाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, जरा आराम से देखो। 26वां क्वेश्चन हो गया। 27वां देखो, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस बताओ भैया। पावर हाउस कहा जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस हिमालयी जंतु को आउंस भी कहा जाता है? आउंस, ये याद रखना, आउंस कहा जाता है, हिमालयी जीव है और नाम इसका क्या है? ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिम चीता कहा जाता है। हिम चीता है, इसको आउंस कहा जाता है, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, रौनक और सोमू दोनों ने सही बताया था। 27वां का क्वेश्चन सही है। यहाँ पे हिमालयी जंतु आउंस किसको कहा जाता है? हिम चीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीवित जीवों में निम्न में से कौन सा कारक नवीन जीव जाति को जन्म देने हेतु उत्तरदायी है? तो नए जीवों को कौन उत्तरदायी होता है? यह होता है उत्परिवर्तन, यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? जेनेटिक्स बदल जाती है और नए जीवों का उत्पन्न होता है। जीवित जीवों में निम्न में से कौन सा कारक नवीन जीव जाति को जन्म देने हेतु उत्तरदायी? सही है,
उत्परिवर्तन ही नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है। ये जो है एजाडिरेक्टिन किससे प्राप्त होता है बताओ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एजाडिरेक्टिन किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपके नीम से। एजाडिरेक्टिन किससे प्राप्त होगा? नीम से प्राप्त होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टो गैस कहलाता है? क्रिप्टो गैस बताओ। क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स कौन से कहलाते हैं? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, या ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म। तो क्या सही होगा इसका? इसका होगा सी ऑप्शन, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, इनको कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, किसके समतुल्य होता है एक कार्बन क्रेडिट? तो ये 1000 केजी ऑफ CO2 के समतुल्य होता है एक कार्बन क्रेडिट। सुना है ना आपका, क्योटो प्रोटोकॉल से ही आया था क्या कार्बन क्रेडिट, और उसमें कार्बन की ट्रेडिंग होती थी। तो वही एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा के द्वारा परागण पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? बता भाई। तो देखो हवा है ना, तो जहां पर एनिमो आता है वो हवा से रिलेटेड होता है, हाइड्रो आता है वो जल से होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिए कि इसको जो एनिमोफाइली होता है ये यही क्या होता है? हवा से पॉलिनेशन होता है। तो सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन। ओके, कंप्लीट हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, बताइए पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन क्या है? पैन क्या है इसमें से बताना है। ये पादप हार्मोन है, एसिडिक डाई है, द्वितीयक प्रदूषक है या वसा है? पैन क्या होता है? ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो पैन क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। चलो नेक्स्ट है, कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? हरमन मुलर, फिस्चर, जिडलर या फेलिक्स हम्फमन? किसने किया था बताना है आपको। ठीक है ना, तो ये किया है आपका पाल हरमन मुलर ने। किसने किया है? पाल हरमन मुलर ने DDT का आविष्कार किया था। ये क्या होता है? कीटनाशक होता है। नेक्स्ट है, इकोलॉजिकल विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? बताओ भाई, इंडिया में इकोलॉजिकल विज्ञान केंद्र कहां पर उपस्थित है? तो ये उपस्थित है बेंगलुरु में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इकोलॉजिकल विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में उपस्थित है। ठीक है ना, हाँ 30 सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, गुड गोलू, वेरी गुड। अगला है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? डार्विन, डिकेंस, ह्यूगो डेब्रिज, लैमार्क? ये तो बहुत आसान है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन, बचपन से ही तो क्वेश्चन पढ़ते आए हैं यार, अब इसका में क्या कर लेना है। और ये देखो अफीम वाली बात आ गई। ठीक है ना, लोग बोलते हैं ना अफीम खा के बैठे हो क्या? अगर आप कुछ उल्टा सीधा काम कर दे, कुछ मूर्खता का काम कर दे, तो लोग कह देते हैं कि अफीम खा के बैठे हो। तो देखो, और देखो इस समय जो चलो अफीम की तस्करी वगैरह भी होती रहती है, आपको क्या बताएं। अफीम के निष्कर्षण के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग होता है? एक ही पौधा और इससे अलग अलग उसके भाग से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। अफीम बताओ, अफीम जो है इसमें किस भाग से होता है? लेटेक्स यानी संपुट, रूट या फ्लावर या लीव्स, किससे होता है? ये होता है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लावर से होता है। ठीक है ना, 38 का ए, 38 का ए नहीं भाई, फ्लावर होता है। 38 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो नहीं नहीं नहीं, 38 का ये नहीं, ये लेटेक्स ही होगा, सही है, संपुट ही होता है लेटेक्स। मैं गलत था, लेटेक्स से ही सही होगा। अफीम के निष्कर्षण के लिए कौन सा होता है? ये संपुट होता है, लेटेक्स से होता है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड, किसने बताया था? ये सोमू ने बताया था, वेरी गुड, उदेश यादव। ठीक है, चलो आपका भी स्वागत है। नेक्स्ट देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल नीचे से ऊपर आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल में बटा है। गलत दिया ना भाई, शुरुआत कहां से होता है? क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, उसके बाद मीजो मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो ये गलत। वायुमंडल में 20% नाइट्रोजन, अबे नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या सही है इनमें से? कोई नहीं, डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
ओजोन परत के अपक्षय का कारण है, ये तो सब जानते हैं ना। ओजोन करण का जो अपक्षय हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है, सीएफसी के कारण हो रहा है। तो 40 का ए ऑप्शन। 41 देखो, भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है, ये तो बता ही सकते हो ना, कौन है, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 41 का बी, ऑपरेशन फ्लड डार्गेस्ट डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसको मिला लो। स्वजल धारा योजना, हरियाली योजना, स्वर्ण जयंती प्रधान, तो देखो सड़क योजना किस लिए बनाया गया, ग्रामीण संपर्क के लिए। रोजगार योजना तो सीधी सी बात है भाई, रोजगार के लिए बनाया गया। हरियाली योजना और ग्रामीण संपर्क योजना, यहां आप जाके थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। तो हरियाली योजना बनाया गया था ये आपका वाटर शेड के लिए, और ये जो स्वजल धारा योजना ये ग्रामीण जल पूर्ति। तो मिला लो कौन सा सही होगा, तो ढूंढ लो इसमें सी का 4 और डी का 1, चलो यही ढूंढते हैं। सी का 4 डी का 1 यहां हो गया, और फिर यहां पे ए का 2 बी का 3, तो ये कहां पर है, ए का 2 बी का 3, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42 का डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो, विजन 2020 प्रपत्र बैंक प्रपत्र तैयार किसने किया था, बताओ। ये विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, याद कर लेना, ये प्रपत्र नीति आयोग ने तैयार किया। अगला क्वेश्चन बढ़ते भाई, देखो जल्दी जल्दी से करते जाओ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रट्टा मार लो, नहीं आ रहा तो। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी प्रोग्रेसिव लॉस होता है, बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखो पोषण स्तर होते हैं ना, ये क्या हो गया, सबसे पहला स्तर ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पर कौन पाया जाता है, यहां पे पाया जाते हैं कौन सा, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि पेड़ पौधे फूल पत्तियां ये सब होती है, ये पहले में। दूसरे में कौन होता है, इसमें हर्बीवोरस यानी शाकाहारी पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। और तीसरे में कौन पाया जाता है, तीसरे में कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी पाए जाते हैं। अब इनमें ऊर्जा का ट्रांसफर यहां से 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, ऐसे होता रहता है। तो ये ऊर्जा का जो लॉस होता है किस कारण से होता है, यही पूछा जा रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या बिंदु स्राव, बताओ कौन सा इसमें से सही होगा। 44 का कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बताओ भैया, इंतजार कर रहा हूं मैं। 44 का सही हो जाएगा श्वसन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये सूची दिया हुआ है, इसमें भी मिलाना है। तो बायोम और उसमें प्लांट कौन से पाए जाते हैं ये बताओ। तो वन 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 है, वन कहां पे पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय जंगल, सीधी सी बात है, ठीक है ना। शवाना क्या होता है, झाड़ियां होती है। तो ए का 3 और बी का 1 देखो कहीं पर है, ए का 3 ये तो दिया ही नहीं, ऑप्शन ही गलत दे रखा है, ठीक है ना, छोड़ दो सवाल, ये ऑप्शन ही गलत है सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम में पाए जाते हैं, तो भाई ये मानसूनी बायोम में पाए जाते हैं जो इंडिया के अंदर है। देखो ये 30 सारे पौधे इंडिया में पाए जाते हैं, साल, सागौन, शीशम, तो किस बायोम में आएंगे, मानसूनी बायोम में पाए जाएंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहां पर स्थित है, बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां है, ये ए ऑप्शन करेक्ट है, इसमें नई दिल्ली में है। याद रखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स कहां है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, बताओ इसमें से। 4 ऑप्शन है, उत्तरी ध्रुव, शंकुधारी वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है वर्षा वनों में, कौन से, ये उष्ण कटिबंधीय, डी ऑप्शन। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए किसको समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, बताना, ठीक है ना। तो समुद्र के अंदर आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे रंग बिरंगे कुछ पाए जाते हैं, उसमें मछलियां घूमती रहती हैं इधर उधर। आप बताओ कि वो होता क्या है, ठीक है ना, जहां पर जिसको समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, मैं बता दूं, कोरल रीफ कहा जाता है, जो कोरल रीफ होती है उनको कहा जाता है समुद्र का वर्षा वन। निम्नलिखित में से कौन सही है, घड़ियाल के लिए लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि में व्यवधान उत्पन्न होता है, व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होती है, उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है, संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। नहीं भाई ये तो गलत है, क्योंकि कई सारे संकर जो फसल है
उससे ऐसा जैव विविधता में कोई उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हो रही है। बाकी ये तीनों सही है। तो देखो किस ऑप्शन में है ये, 1, 2 और 3 कहीं है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पढ़ लेना अच्छे से देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैवमंडलीय क्षेत्र और स्थापना वर्ष बताना है आपको। जैवमंडलीय क्षेत्र और स्थापना वर्ष बताओ। चलो, तो सबसे पहले इसमें हम बात करें तो इसमें ए का नीलगिरी जो हुआ था ये आपका 1988 में हुआ था, ठीक है ना। नीलगिरी कहाँ हुआ था? 1988 में? नहीं नहीं, गलत हो रहा है। नीलगिरी 86 में ही था। नीलगिरी 86 में, नंदा देवी 88 में था, कंचनजंगा ये 2000 में, अचानक मार या अमरकंटक 2005 में। सब सही दिए हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका 1, 2, 3, 4 बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, कंचनजंगा 2000 और अचानक मार ये कहां पर 2005 में। कहां कहां है ये नीलगिरी? कहां है ये? आपका केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में है। नंदा देवी कहां है? ये आपका उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहां है? ये सिक्किम में है। अचानक मार अमरकंटक ये कहां पर है? ये आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। तो ये सारे याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या आ गया? 35 ये तो हो गया ना, ये तो हो गया था। ये लिविंग प्लेनेट सूचकांक किससे संबंधित है? जैव विविधता की स्थिति का, अति दुर्लभ पौधे, विश्व में संकटग्रस्त प्राणियों तथा वृक्षों की स्थिति का सूचकांक। तो ये क्या लिविंग प्लेनेट किसके लिए होता है? जैव विविधता की स्थिति का सूचकांक होता है लिविंग प्लेनेट। 49 का ए बता रहे हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, गुड। चलो, तो लिविंग प्लेनेट किससे संबंधित है? जैव विविधता की स्थिति का ये सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो इसमें से केवला देव है ये, ठीक है ना। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूनेस्को धरोहर स्थल है, याद रखिएगा। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है किसके आकलन से है? राष्ट्रीय आय को नापा जाता है किससे देखकर? ये प्रदूषण और पर्यावरण का जो क्षति होता है उसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना ही ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है। फिर से सुन लो, ग्रीन अकाउंटिंग क्या होता है? जब पर्यावरण में प्रदूषण और उसकी क्षति ये सब देखा जाता है, उसके बाद जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है उसी को क्या कहते हैं? ग्रीन अकाउंटिंग। जापान में 1953 में होने वाली मिनीमाटा, मिनीमाटा किसकी वजह से होता है भाई? मिनीमाटा सब जानते होंगे ना, पारे की वजह से होता है। तो पारे, मिनीमाटा का नाम सुनते ही क्या कर लो? पारा। और ये कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलो, बीओडी किसके लिए एक मापदंड है? तो जलीय परिस्थिति के लिए भाई, ठीक है ना। जलीय परिस्थिति तंत्रों में प्रदूषण के ये जो मापन होता है उसके लिए क्या यूज होता है? आपका बीओडी यूज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका गठन 1961 में हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। इसका उद्देश्य बताइए कौन सा सही है? इसका उद्देश्य आनुवांशिक प्रजातियों तथा परिस्थितियों तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है। तो भाई देखो, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन नहीं है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभांकर मस्कट कौन सा है? तो ये याद रखो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मस्कट है यानी पांडा है, ठीक है ना। ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है इसीलिए इसको बनाया गया था। विश्व वन्य जीव निधि का मस्कट पांडा। अधोलिखित में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस तो जानते ही होगे भाई, तो बता दो अब 58 का क्या सही होगा? ओजोन दिवस तो बता दो। ठीक है, तो 58 का क्या सही होगा? 16 सितंबर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, यहां पर भी आपको मैच करना है, ठीक है ना। तो आंदोलन है किससे किससे ये संबंधित है, ये आंदोलन बताना है आपको, ठीक है। ग्रीन बेल्ट आंदोलन, टिकाऊ विकास आंदोलन, अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है ना।
तो सबसे पहले इसमें देख लो क्या सही हो जाएगा इसका। चिपको ही देख लो यार सबसे पहले तो, ठीक है ना। इसको यहाँ मिला दो, चंडी प्रसाद भट्ट। तो बी का 3 कहीं भी देख लो, इसमें सीधे सीधे आंसर निकल आएगा। इधर देखो कौन सा है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, ठीक है ना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 4 बी का 3, ये उल्टा है पूरा का पूरा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जीव वानिकी बायो फॉरेस्ट्री, ये एक मिनट इसको पूट देखना यार सही। हाँ ठीक है, इसका 3 मिलाया तो वहीं पे मिल गया सीधे सीधे। अपिको आंदोलन का क्या है, पांडुरंगा है। और आपका ग्रीन बेल्ट का वंगारी मथाई, और टिकाऊ विकास क्या होता है, एजेंडा 21। तो ऐसे अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो कई बार आप क्वेश्चन क्या कर ले जाते हैं, सही कर ले जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। बायोफॉरेस्ट्री के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथन सही है। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। यह परिस्थिति पर्यावरण जिसमें जैविक एवं अजैविक घटक है। सही है भाई, सब सही है। तो और तीसरा भी है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ जीव का प्रबंधन है, बायोफॉरेस्ट्री। ठीक, ठीक है, सही है, सब सही है इसमें। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षकों को बताते रहिए, ठीक है ना। जैविक, शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, सभी को। तो ये सभी को दिया जा सकता है। तो राष्ट्रीय गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार सभी को, जो भी इस फील्ड में योगदान करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे ये पुरस्कार दिया जा सकता है। नामांकित विधानों में से कौन सा एक पर्यावरण सुरक्षा के विषय में व्यवहृत नहीं होता, बताइए। इसमें से कौन सा एक व्यवहृत नहीं होता। हाँ थकान हो गई, काफी लंबा हो गया। चलो, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, वन अधिनियम 1980, जल उपकर अधिनियम, यही है, सी ऑप्शन इसका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेलोद्भिद यानी लिथोफाइट्स किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं, बताओ भाई। लिथोफाइट किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं। तो लिथोफाइट कहां पर उगते हैं, चट्टानों पर। चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, लिथोफाइट कहा जाता है। जिन पौधों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए लगातार अधिक तापमान की आवश्यकता होती है वे क्या कहलाते हैं, बताओ भाई, वो क्या कहलाएंगे। तो भाई थर्म यहाँ पे यूज होता है, और ज्यादा तापमान तो मेगा थर्म, सीधी सी बात है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, कि सबसे अगर तापमान अधिक चाहिए तो कौन सा है, मेगा थर्म। नेक्स्ट है, फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा कितने प्रतिशत शरीर से रूपांतरण होता है। फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है, कितने प्रतिशत, 10%। क्योंकि अब जानते हैं ना, एक पोषाहार स्तर से दूसरा पोषाहार स्तर में कितना एनर्जी जाता है, केवल 10%। तो यही तो संरक्षित एनर्जी जाता है दूसरे में, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, कैसा होता है, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, ये आपका यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। यानी कि ऊर्जा नीचे से सीधे क्या जाती है, ऊपर की तरफ, एक स्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नलाइजेशन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग, बताओ भैया, किसने प्रयोग किया था, किसने प्रयोग किया था सबसे पहले, ये लाइनेस्को ने किया था, ठीक है ना। वर्नलाइजेशन का सबसे प्रयोग लाइनेस्को ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये आ गया हो, धान के खेतों में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है, बताओ। धान में सबसे ज्यादा कौन सा इसमें जैव उर्वरक यूज किया जाता है, चलो बताओ। एजोला, कौन सा यूज करते हैं इसमें, एजोला को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है धान के खेतों के लिए। इसमें दो सूची दी गई है, दोनों सूची को मिलाना है। पहला सूची है एजोस्पाइरिलम, एजो एजोटोबैक्टर, VAM, एजोला, इनको मिलान करना है आपको, ठीक है ना। तो चलो मिलाओ इसे। तो सबसे पहले एजेटोबैक्टर क्या होता है, एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन यौगिक कारक बैक्टीरिया है,
ठीक है ना। तो बी का 4, बी का 4 देख लो कौन सा है, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब एजोला क्या करता है, हाँ प्लवमान जलीय फर्म होता है ये, ठीक है ना। तो ये डी का 2 देख लो, डी का 2 कहां दिया है, डी का 2 इसमें दिया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 70 का और 69 का डी। नेक्स्ट इसमें है ठीक, किस स्थान की अपेक्षिक यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने पर पौधे व झीलों में जल वाष्पीकरण होता है। तो किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता कम होने पर पौधों व झीलों में जल वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक हो जाएगा भाई। ठीक है ना, कहीं पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम हो तो यहां पे वाष्पीकरण अधिक होगा। नेक्स्ट देखो, कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रवण करके अन्य जाति पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं, इनहिबिट करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एलिलोपैथी। क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जल के ऊपर स्वतंत्र तैरने वाला पौधा फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, बताओ इसमें से कौन सा फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, हाइड्रिला, रैनकुलस, ड्रोसेरा या स्पाइरोडेला। तो यही है, डी ऑप्शन सही है। ये फ्री फ्लोट करता है जल के ऊपर। स्पाइरोडेला क्या करता है, जल के ऊपर फ्री फ्लोट करता है। 72 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोमू ने काफी सही बताया है, वेरी गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक खाद को मृदा में डालने के संदर्भ में सही कथन है। यह मृदा के संगठन को बेहतर कर बनाते हैं, सही है। यह कार्बनिक पदार्थ को मृदा में मिलाते हैं जो कि पौधे हेतु अत्यधिक पोषक युक्त है। चलो भैया, ये भी बात आपकी मान लेते हैं। नेक्स्ट है, यह मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। यह मृदा को शुष्क नहीं, मृदा को शुष्क तो नहीं बनाते, ठीक है ना। ये तीनों सही, 1 2 3 कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ जल्दी से नीचे। हाँ 74, निम्नलिखित में से कौन सा मृग बारहसिंगा पश्चिमी हिमालय में नहीं पाया जाता। लो भाई, अब आपको बताना है कि पश्चिमी हिमालय में से कौन नहीं पाया जाता है। तो चीरू पाया जाता है, सोऊ भी पाया जाता है, हंगुल भी पाया जाता है, यही नहीं पाया जाता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यूएनईपी, ओईसीडी, एशिया विश्व बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया, ये है। और फिर दूसरा ऑप्शन क्या है स्टेटमेंट, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलित और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। तो इसमें केवल बी ऑप्शन सही है, ये गलत है, ए ऑप्शन गलत है, केवल बी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, बान सम्मेलन किससे संबंधित है। तो ये प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। बान सम्मेलन जो है ये प्रवासी देखो, ये प्रवासी पक्षियों से नहीं, प्रवासी कोई भी जीव जंतु है उससे संबंधित है बान सम्मेलन। अगला है, बायोगैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है बायोगैस में मुख्यतः, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, डी ऑप्शन। बायोगैस में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बताना है कौन से क्षेत्र संरक्षित किए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान हाँ, अभ्यारण्य हाँ, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व, सब सब सब, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनलिका अपर्दन से प्रभावित है, यानी गली इरोजन कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं, गली इरोजन। तो चंबल, माही, ब्रह्मपुत्रा, दामोदर, क्या सही है, ये चंबल जो नदी है ना, चंबल नदी, यही ज्यादा प्रभावित होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 79 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है। देखो क्या है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, इसका प्रबंधन करता है विश्व बैंक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। याद कर लो, रट्टा मार लो यहीं से, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अधिनियम 1986 के संबंध में कौन सा कथन है, विचार करो। इसमें कारावास का प्रावधान है, हाँ है।
इस अधिनियम के अंदर किसी अपराध की स्थिति में विभागाध्यक्ष को मुक्त रखा गया है। ऐसा किसी को भी मुक्त नहीं रखा जाता है, सबको सजा हो सकती है। तो केवल एक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका अगला सवाल 82 नंबर। और देखें क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ। चलो, 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। इसने राष्ट्रीय उद्यान के 5 किलोमीटर की परिधि में पशुधन के प्रतिरक्षण का प्रावधान है, सही है। इसने अनुसूची 1 से 4 में अनुसूचीबद्ध जीवों के शिकार और व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, ये रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि 5 किलोमीटर की परिधि में पशुधन के प्रतिरक्षण का प्रावधान है और अनुसूची 1 और 4 में ऐसे जीव है जिनकी हत्या नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, कुछ सूची है, मैच करो। वन्य जीव संरक्षण कब आया था? 72 में। ये लो। वन संरक्षण कब आया था? 80 में। जलवायु प्रदूषण कब आया था? 74 में। और अब कौन बच गया? पर्यावरण कब आया था? 86 में। बस मिल गया, और क्या। तो यानी डी का 4 देख लो, अरे डी का 1 देख लो, ये दोनों ऑप्शन कट गए। फिर क्या देख लो, इधर देख लो, ए का 2 देख लो, ए का 2 कहां? यहीं पे बस है, बस सही हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है साथियों। चलो, अब बताना है सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बड़े बड़े क्वेश्चन है ना। सामाजिक वानिकी ने मृदा अपरदन को नियंत्रित करने, अनुपयोगी भूमियों जैसे जंगली भूमि, बंजर भूमि और सीमांत भूमि पर वनीकरण से मदद की, सही। सामाजिक वानिकी में वन प्रबंधन और सुरक्षा में लोगों की भूमिका होती है, सही है। ईंधन, लकड़ी, चारा और घास की उपलब्धता के साथ सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पारंपरिक वन क्षेत्रों पर दबाव कम करना है, ठीक है। तो क्या इसमें गलत है भैया? क्या पूछा गया है इसमें? सत्य नहीं। सामाजिक वानिकी मृदा अपरदन को नियंत्रित करने और अनुपयोगी भूमि जैसे जंगली भूमि, बंजर भूमि, ठीक है, वन प्रबंधन और सुरक्षा में लोगों की भूमिका होती है, ठीक है। ईंधन, लकड़ी, चारा और घास की उपलब्धता के साथ के उद्देश्य पारंपरिक वन क्षेत्रों पर दबाव कम करना, नहीं यही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। बाकी सब तो इसमें से सही है, ठीक है ना। तो मोस्ट एक्यूरेट अगर देखने की कोशिश किया जाएगा तो ये आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो मतलब यही गलत होगा, बाकी सब तो सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जैवमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? तो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? ऑटोट्रॉप करते हैं, ठीक। तो क्या होगा? प्राथमिक उत्पादक, ये सबसे पहले प्रभावित हो जाएंगे। यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज या ड्रोसेरा जैसे कीटबच्ची पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र में रखा जाता है। तृतीय ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, प्रथम ऊर्जा स्तर। तो भाई देखो, ये कीटबच्ची होते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण भी तो करते हैं, तो इनको प्रथम स्तर में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो, 86 हो गए क्वेश्चन हमारे, बस कुछ क्वेश्चन और रह गए, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 87। आजा बेटा इधर आजा। चलो, पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है? तो बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। जो भी एलिमेंट का जो साइकिल होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, सही है भाई, है ना। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, गलत है। इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या है? ए सही है तथा दूसरा गलत है। कहां है? सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। अगला सवाल देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? कृषि का महत्व किसके लिए? खाद्य आपूर्ति, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। भाई कृषि का योगदान तो सब में होता है ना, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है?
खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण, सही। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना, ये भी सही। उद्यमियों के लिए उत्तर उद्गामी और पारिस्थितिकी के लिए अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, सब सही। ठीक है ना, तीनों सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? किससे संबंधित है भाई सिगाटोका? सिगाटोका जो है ये केला से संबंधित है। किससे है? केला से। चलो याद कर लेना। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कर्तव्य कहां दिए गए हैं? ये मौलिक कर्तव्यों में, और वो कहां है? 51A। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 92 का सी। चलो वेरी गुड। अब लास्ट हमारे पास बच गया, अब इसको देख लेते हैं। 93। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, कहां पाई जाती है? नंदा देवी, मानस, दुधवा या कजीरंगा? तो कजीरंगा में पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, तो राज्य कहां कहता है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करेगा? तो ये 48 क में ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1976 में इसके द्वारा जोड़ा गया था 48 क, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा। अरिबादा क्या है? अरिबादा जो होता है ना, ये कछुओं से संबंधित है। कछुओं की जो प्रजाति, वो क्या करते हैं ना, देखो एक कछुआ जिसका नाम है ऑलिव रिडली टर्टल, ये आकर समंदर के किनारे अंडे देता है और ऐसे पैर से वो मिट्टी निकालकर उसमें अंडे छोड़ के चले जाते हैं, उसी को अरिबादा कहा जाता है। तो ये क्या, कछुओं की कुछ प्रजातियों की वाप्यक घोंसला प्रक्रिया जो होती है, उन्हीं को अरिबादा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो भाई देखो, सितंबर और अक्टूबर माह में सबसे ज्यादा क्षरण होता है, और वो भी साउदर्न पोल है ना, वहां पे सबसे ज्यादा अंटार्कटिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? भारत का योगदान कितना है? यह है 6.09%। कितना है? 6.09%, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 98 देखो, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अवयव होता है मानसून को छोड़कर 3 ऋतुओं में, कोई भी 3 मौसम में, सबसे खराब मौसम में, संपूर्ण वर्षा में। बताओ क्या सही होगा इसका? तो ये होगा संपूर्ण वर्षा में, संपूर्ण वर्ष में, सॉरी, संपूर्ण वर्ष में। तो देखो, कभी भी पर्यावरण का मूल्यांकन कब करते हैं? पूरे साल को देखकर हम पता करते हैं कि पर्यावरण यहाँ का कैसा है। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। बताओ यमुना एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया? 1993 में, याद कर लो। जय श्री राम। ठीक, तो 1993 में यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? तो इसमें देश की 40 नदियों को लिया गया है। बी ऑप्शन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में देश की कुल 40 नदियों को लिया गया। तो इस तरीके से आज फिर से हमने 100 क्वेश्चन जो है वो पूरे कर लिए, और आप लोग जुड़े, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कल एक बार फिर से टेस्ट पेपर लेकर आऊंगा, और उसमें भी पॉलिटी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और 1-2 दिन के अंदर आप कंप्लीट टेस्ट के साथ करंट अफेयर भी शुरू होगा। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, बाकी सब तो छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में। जय श्री राम। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।